फिलॉसफी क्या होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें लिखना पड़ेगा जब हम आंसर लिखेंगे कि फिलॉसफी इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इज़ रिलेटेड टू हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। फिलॉसफी क्या होती है, ये एक हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, संज्ञानात्मक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जो हमारे दिमाग में चलती है और एक हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होती है। अब आप बैठ के ये चीज़ सोचो कि हाँ आज मैंने खाने में क्या खाया, ये कोई रेलेवेंट थिंकिंग नहीं है। ठीक है, रेलेवेंट थिंकिंग क्या है कि स्पेस क्या है, स्पेस कितने दिन पहले बना होगा, क्या इस ब्रह्मांड के अलावा भी और भी ब्रह्मांड हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती होंगी, वहाँ क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ कैसे लोग रहते होंगे। इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग जो फिलोसोफर्स सोचते हैं, इस तरीके की थिंकिंग जो होती है वो आपकी फ़िलॉसफी में आती है। दिस थिंकिंग प्रोसेस इज़ द रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब इसके लिए आपको क्यों क्यूरियोसिटी हो, डेट डेवलप्स इन अ बीइंग टू नो थिंग्स, किसी चीज़ को जानने के लिए जो एक जिज्ञासा मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है उसे ही हम फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी इज़ अ विजन थ्रू विच अ पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट। फिलॉसफी एक ऐसा दृष्टिकोण है, ये दृष्टि है, दर्शन है, जिसके थ्रू एक पर्सन जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, डीपली उस बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचता है। अब आप बैठ के ये सोचो कि हाँ आज मैं घूमने जाऊँगा, आज मैं मोमोज़ खाऊँगा, एनीथिंग विच इज़ नॉट रिलेवेंट, जिसका कोई एक इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं पड़ रहा है, तो उस तरीके की थिंकिंग की बात नहीं हो रही है। एक जो एक रेलेवेंट थिंकिंग हो, जिससे आपका कुछ इम्पैक्ट, जिसके बारे में सोच के उसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल के आप सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हो, उस तरीके की थिंकिंग की बात यहाँ पे हो रही है। फिर हम आपका इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में क्या बात हो रही है, शंकराचार्य जो होती है इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फिलोसफी। He was the prominent exponent of the Advait Vedanta school of philosophy. Okay, तो ये शंकराचार्य जो थे हमारे father of philosophy थे, and he did a lot of tremendous role in terms of philosophy. इंडिया इज़ कंसीडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का ओरिजिन, क्योंकि जो हमारे वेद पुराण हैं वो कितने साल पहले बने हुए थे, सबसे पहले हमारे वेद पुराण जो हैं इस धरती पे उत्पन्न हुए, ठीक है, धरती पे लिखे गए, इसलिए इंडियन स्कूल ऑफ सोसाइटी हमारी सबसे एंशियंट फिलोसफिकल एसेट्स हैं। ठीक है, द ग्रेट एंड एंशियंट फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन इंडिया। Philosophy is not only to see the originally but to see or think by the institutions and to draw right conclusions. ठीक है, तो हम फिलॉसफी को देख के हम एक राइट कंक्लूजन निकाल सकें, इस तरीके से हमें दर्शन शास्त्र को लेके चलना होता है। डिफरेंट फिलोसफर्स हैड रिटन वेरियस ग्रंथ्स एंड वेदास इन इंडियन कंटेक्स्ट एंड प्रेजेंटेड देयर थॉट्स एंड फिलोसफीज। बहुत सारे फिलोसफर्स हुए, ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ और वेदास को लिखा और अपनी पुरातत्व चीज़ों को प्रकट किया लिखित रूप में, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, फिलोसफीज़ को। सम ऑफ देम आर मैंशनड बिलो, तो कुछ हमारे जो है मैंशनड हैं, जैसे कि मीमांसा महर्षि जैमिनीज के हैं, चरवा फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है वेदांत, वेदांता, सांख्य जो महर्षि कपिल जी ने किया था, वैशिका महर्षि कानंद द्वारा, न्याय महर्षि गौतम द्वारा, एंड योग आपका महर्षि पतंजलि द्वारा। ठीक है, पतंजलि में आपको पता है कि बाबा रामदेव योगा कराते हैं, उससे आप याद कर सकते हो। फिर वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आपका इस तरीके से लेके चलेंगे कि हमारा वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो आपका फिलॉसफी है, आपका 2 ग्रीक वर्ड से बना है, फिलॉस एंड सोफिया। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन गई है, डिटेल में आप देख लीजिएगा, जिसमें फिलॉस का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि जिसको एक जिज्ञासा होती है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा, मतलब उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए कभी अंत नहीं होता है, उससे उसने कोई चीज़ पढ़ ली तो उससे उसका मन शांत नहीं हो जाता है, उसे और जानना होता है, और जानना होता है। तो वो फिलोसफर्स होते हैं जो डीप थिंकिंग में जाते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी ने इन्वेंशन कर दिया था मिक्सर ग्राइंडर का, भाई एक मिक्सर ग्राइंडर बड़े साइज़ की बन चुकी थी, लेकिन और भी लोग आए जिन्होंने उसको स्टडी किया और उससे बेटर वर्जन निकाला। अब एक हैंडी मिक्सर आ गई है, आप उसको हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हो। तो ये वो फिलोसफर्स और वो थिंकर्स ही तो हैं जिन्होंने इनोवेशन किया। अगर कोई एक चीज़ को पा के वहीं बैठ जाएगा तब तो फिर कोई इन्वेंशन या इनोवेशंस हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर अब ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ जो फिलॉसफी थी उसमें उनके सोचने का, किसी चीज़ को किस तरीके से हम
समझते हैं उस एस्पेक्ट्स में डिफरेंट ऑफ रियलिज्म हुए हैं, जिसमें आपका पहला है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के जो फादर थे वो थे प्लेटो, और वो क्या कहते हैं कि इज मेटाफिजिकल, इट इज़ द मेटाफिजिकल व्यू दैट एसोसिएट्स रियलिटी टू आइडियाज़ इन द माइंड्स रेदर देन टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब आइडियलिज्म के हिसाब से वो ये कहते थे कि जो भी आइडियलिस्टिक थे फिलोसोफर्स थे, उनका मानना ये था कि ये दुनिया जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके परे भी एक दुनिया है जो एक सुपर नेचुरल पावर है, गॉड है, जो हमें चलायमान बनाए हुए हैं, जो हमें सारा लुक आफ्टर कर रहे हैं। एक ऊपर सुपर नेचुरल पावर है जो हमें गाइड करती है, गाइडिंग फोर्स है। आइडियलिज्म रिकॉग्नाइजेस आइडियाज़, फीलिंग्स एंड आइडियल्स मोर इम्पॉर्टेंट देन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा को वो नकारते हैं और ये कहते हैं कि एक आइडियल्स हैं हमारे, जो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं टू ड्राइव दिस फोर्स। जो भी फोर्स हमारी ये चल रही है, दुनिया चल रही है, एक आइडियलिस्टिक व्यूअर्स जो थे वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर एक सुपर नेचुरल पावर है जो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाता है। इट एम्फसाइजेस दैट ह्यूमन्स development should be associated to moral, ethical and spiritual values so that he acquires the knowledge। मतलब कि जो सिर्फ आप कोई चीज़ समझ रहे हो वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप थ्योरेटिकल चीज़ कोई चीज़ पढ़ रहे हो उतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए तो आपका एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आपको अपने बॉडी, माइंड और सोल तीनों में एक बैलेंस बनाना आना चाहिए। Idealism emphasizes the study of man more and more because man is endowed with higher intellectual power। मतलब हम जो अपनी पावर को समझते हैं कि हमारी बस यही पावर है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक नेचुरल पावर है जो हमारे साथ हमेशा रहती है और उसका यूटिलाइजेशन हम सेल्फ रियलाइजेशन में कैसे कर सकते हैं उसको समझना। ठीक है। ह्यूमन लाइफ हैज़ टू डायमेंशन, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। मतलब ह्यूमन की दो डायमेंशन होता है, एक तो वो जो हम देखते हैं और एक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ से हम आए हैं, जो नश्वर नहीं है, हम जाके उसी में विलीन हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके। तो उस चीज़ को समझना और उसकी महत्वता को समझना इस पे करते थे। फिर नेचुरलिज्म में क्या कहते थे, ये उनके फादर हैं ऑफ नेचुरलिज्म, इसको आप याद कर लेना। नेचुरलिज्म एम्फसिस ऑन द डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद नेचर। ये कहते हैं कि जो हमारा नेचर, जिस 5 तत्वों से हम मिलकर बने हैं, वो नेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड मैन इज़ द की नोट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक। मतलब जो ह्यूमन, ये 5 तत्व से बना जो शरीर है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में, इस पे ये जोर डालते थे। ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, ये जो हमारा नेचर है, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। नेचुरलिज्म इज़ द बिलीव डैट नथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड द नेचुरल वर्ल्ड। इनका मानना था कि जो ये नेचुरल वर्ल्ड है, इसके बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पूरा तत्व, यही सारी जो चीज़ें हैं, 5 तत्व जो हैं, ये जो हमारा नेचर है, इसका बड़ा रोल है एक ह्यूमन डेवलपमेंट में, और इसके थ्रू ही हम चीज़ों को जान सकते हैं। Naturalism believes that the ultimate aim of education is the fullest development of the child. It is believed that a person is governed by his or her own passion, heredity and surrounding। मतलब किसी भी इंसान को, वो कहते थे कि मतलब जो उनका डेवलपमेंट होता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो आसपास की हेरिडिटी होती है उस पे, उसकी हेरिडिटी पे जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, और सराउंडिंग, कैसा उसे सराउंडिंग मिल रही है उस पर उसका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। और ये कहता था कि रोल ऑफ टीचर जो होता है वो एक तरीके के एज अ फैसिलिटेटर होता है। ठीक है। और जो बच्चा है उसको खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि वो चीज़ों को रियलाइज़ कर सकता है और समझ सकता है। फिर प्रैग्मेटिज्म में क्या आता है कि प्रैग्मेटिज्म मीन्स डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रेदर देन हैविंग अ फिक्स्ड आइडियाज़। मतलब किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली, पी से प्रैग्मेटिज्म और पी से प्रैक्टिकल, ठीक है, किसी भी चीज़ का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इन दिस pedagogy is educational philosophy that emphasizes teaching students knowledge that is practical for life। मतलब इसमें वो इस चीज़ पे एम्फेसिस करते थे
कि बच्चों को वो चीज़ पढ़ाई जाए जो वो प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन क्या होगा उसके बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। फिर ह्यूमनिज़्म क्या कहते हैं, ह्यूमनिज़्म पूरा आपका उससे अपोजिट था आइडियलिज्म से। ये कहता था कि डैट सीइंग द होल पर्सन एंड अप्रिशिएटिंग द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। ये पूरी तरीके से इंडिविजुअल को मान के चलता था कि इंडिविजुअल जो होता है वो आपका ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनी ग्रोथ। ठीक है। एक हर पर्सन की एक यूनिकनेस होती है और उस यूनिकनेस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उसे एनकरेज करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट। इट emphasizes द फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर्स। द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी टू फॉस्टर स्टूडेंट्स डिज़ायर टू लर्न एंड टीच देम हाउ टू लर्न। उनको फॉस्टर करना स्टूडेंट्स को कि उनकी अपनी सेल्फ डिज़ायर क्या है। हर एक इंडिविजुअल है और सबकी अपनी अपनी एक यूनिकनेस होती है और उस यूनिकनेस को लेके उन्हें बढ़ाना। ठीक है। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए कोई बच्चे टाइकोंडो खेलता है और उसे टाइकोंडो उसके स्कूल में चल रहा है, लेकिन वो 2-4 बच्चे जिनको टाइकोंडो में इंटरेस्ट ना हो गए, कुछ क्रिएटिव करने में इंटरेस्ट है, तो उसको फोर्स नहीं करना है कि हाँ तुम भी, सारे बच्चे टाइकोंडो करें तो तुम भी जाके टाइकोंडो करो। आप उसको ये फोर्स नहीं कर सकते हो। आप उसकी यूनिकनेस को समझते हुए उसके जो सेल्फ डिज़ायर है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उसको दे दो। ठीक है। लर्नर शुड बी अवेयर अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न थिंग्स ऑन देयर ओन। रियलिज्म क्या कहता है कि एजुकेशनल रियलिज्म इज़ द बिलीव दैट वी शुड स्टडी लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड टू टीच स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें एक साइंटिफिक मेथड चुनना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को हमने फार्मूला पढ़ा दिया और बच्चे ने फार्मूला रट लिया। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो इंसिडेंट रे इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव रे और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि बच्चों को आपने उसका प्रैक्टिकल मेथड कि बच्चे उसको समझें कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर क्या होता है, वो चीज़ को वो समझें। ठीक है। नॉर्मल रे है उस पर किस तरीके से वो आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें उनको खुद भी आना चाहिए। उसका एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू टीच ट्रूथ एंड टू मेक द रियलाइज द रियलिटी ऑफ लाइफ। उनको रियलिटी ऑफ लाइफ को समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। फिर रियलिज्म एम्स टू प्रिपेयर द प्रैक्टिकल मैन ऑफ द वर्ल्ड। प्रैक्टिकल मैन ऑफ द वर्ल्ड, एक प्रैक्टिकल मैन वो बने, उसके लिए उसे तैयार करना, यही आपका रियलिज्म है। फिर एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है? एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस को कितना महत्व दिया जाता है। अ फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ अप्रोच emphasis on the existence of the individual as a free and responsible agent. It emphasizes on determining the individual their own development which is guided by their own। मतलब वो सेल्फ इतने सफिशिएंट हो कि वो अपने एग्जिस्टेंस को जान सकें और किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, इस चीज़ पे वो वर्क अपॉन कर सकें। इट emphasizes that individual have to take responsibility of for their ओन एक्शन। मतलब वो सेल्फ इतने सफिशिएंट हो कि वो किसी भी चीज़ को क्या करें, रिस्पॉन्सिबिली उसे कंप्लीट कर पाएँ। इट डील्स विद हाउ इंडिविजुअल चूजेस टू डिफाइन देयर ओन रियलिटी, कि अपनी रियलिटी को वो किस तरीके से खुद डिफाइन कर रहे हैं, उस पर वो उस चीज़ को वो खुद महत्वता दें और वो इतनी कैपेबल हैं कि उस चीज़ को वो समझ सकें। इन दिस existentialist believe that education should enable every individual to develop his unique quality and develop his individuality। अपनी individuality और अपनी qualities को वो develop कर सकें अपने अनुसार, इस चीज़ पे ये फोकस करते थे। We are each responsible for creating purpose and meaning in our lives। हम लोग जो यहाँ पर हैं वो किस लिए हैं, अपने एक पर्पस को समझ सकें और उतने कैपेबल हो कि उसको पहचान कर हम कंप्लीट कर सकें, तो इस पे ये ज़्यादा एम्फेसिस करते थे। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आपको चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।